ये जो हमारी चैप्टर वाइज जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग अपना सर्वेइंग को उठाए हैं। और सर्वेइंग में जो चैप्टर रहने वाला हमारा वो रहने वाला फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो इसका पहला क्वेश्चन है आप लोग का, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एरिया। हमारे पास कुछ यूनिट्स दी हुई हैं और हमें इनमें से बतानी कौन सी यूनिट हमारे पास लार्जेस्ट यूनिट होगी एरिया की। राइट। तो देखो हमें बहुत सिंपल सा बताया सर, अगर हमें दो या तीन या चार चीजों को अगर कंपेयर करना है तो हम तभी कंपेयर कर पाएंगे जब वो हमारे पास सेम हो। क्योंकि कंपैरिजन हम लोग सेम यूनिट का ही कर पाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं मास का कंपैरिजन आप लोग जो है वो लेंथ से करो तो आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और लेंथ की यूनिट क्या होती है हमारे पास? मीटर। या फिर मैं आपसे बोलूं कि दो लेंथ है हमारे पास, अगर आपको दो लेंथ दे दी जाए और मैं उनको बोलूं कि उनको कंपेयर करो, तो एक लेंथ किलोमीटर में, एक आपके पास मीटर में। तो पहले दोनों को आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है वो कंपेयर करके बता पाओगे कि कौन सी जो है बड़ी है वो कौन सी छोटी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन यूनिट है इनको हम लोग अपना जो है वो सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास स्क्वायर इंच दिया हुआ है, या फिर हमारे पास जो है वो स्क्वायर यार्ड दिया हुआ है, स्क्वायर मीटर गिवन है और स्क्वायर फीट गिवन है। ठीक है। तो सबसे पहले इन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपेयर करके बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो हमारे पास बड़ी है और कौन सी छोटी है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, इन सब में से अगर हम लोग बात करें तो जो एरिया की सबसे बड़ी यूनिट है इनमें से वो स्क्वायर मीटर है। अभी मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, ठीक है? उसके लिए परेशान मत हो। उससे पहले दिमाग में आता है सर एरिया क्या होता है। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि एरिया होता क्या है। तो एरिया कुछ नहीं होता है भाई, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, वो उसका एरिया कंसिडर करा जाता है। जैसे अभी आप इस रेक्टेंगल को देखो, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी एल और ब्रेथ कितनी इसकी बी। तो इसने कितनी जगह घेरी हुई है? यही तो जगह घेरी हुई है इसने। तो जितनी जगह इस रेक्टेंगल ने घेरी हुई वो उसका एरिया हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। ऐसी स्क्वायर ने कितनी जगह घेरी हुई है? तो हमें पता है सर स्क्वायर की लेंथ और जो विड्थ है वो इक्वल होती है। लेंथ और विड्थ क्या होती है? इक्वल। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू लेंथ, यानी कि कितना हो जाएगा? लेंथ का स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास सर सर्किल है, सर्किल ने जितनी जगह घेर रखी है वो इसका एरिया हो जाएगा। और सर्किल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? तो वो निकालते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में देखो, लेंथ अगर हमारे पास है तो उसकी यूनिट भी मीटर होगी, विड्थ हमारे पास है उसकी यूनिट भी मीटर होगी। तो मीटर मीटर हमारे पास कितना हो जाएगा सर? मीटर स्क्वायर। या फिर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ सर? मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर मीटर। या तो आप इसको मीटर स्क्वायर कह दो या फिर क्या कह दो? स्क्वायर मीटर। तो याद रखना, जो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर होती है वो किसकी यूनिट होती? एरिया की। ठीक। तो जहां कहीं भी आप लोग देखोगे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हमारे पास जो है वो चारों यूनिट एरिया की तो है। इसी तरीके से हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का भी देख लो भाई। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ जाता है। तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर और हाइट की मीटर। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास? मीटर क्यूब। ठीक है। कई बार इसको आप लोगों ने ऐसे भी देखा होगा, क्यूबिक मीटर करके, इस तरीके से भी लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है। तो क्यूबिक मीटर लिखा है या मीटर क्यूब लिखा है, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम होता है। ठीक। तो यूनिट हमारे पास 2D है तो वो रिप्रेजेंट करेगी एरिया को, और अगर सर 3D है तो वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे पास वॉल्यूम को। क्लियर? इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सर हमारे पास यहाँ पे जो यूनिट गिवन है उनका हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? तो मैंने तुमको बताया कि किन्हीं भी दो चीजों का कंपैरिजन हम तभी कर पाते हैं, दो या चार जितनी भी चीजों का कंपैरिजन है, जब वो हम सेम यूनिट में उनको कन्वर्ट कर लें। तो इसको देखो, हमारे पास अगर कोई भी हमारे पास है, ये कोई भी फील्ड था, अगर इसकी लेंथ 1 मीटर है, ब्रेथ इसकी 1 मीटर है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो बात होगी मीटर की। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें स्क्वायर इंच, तो ध्यान रखना एक स्क्वायर इंच में हमारे पास कितने होते हैं? 0.00645 स्क्वायर मीटर। यानी कि सर ये तो 1 से कम है। अगर हमारे पास 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर कम है, एक मीटर लेंथ है, 1 मीटर विड्थ है, तो इसका एरिया कितना है हमारे पास? 1 मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारा मीटर स्क्वायर वाला एरिया हो गया। हमने क्या करा है? स्क्वायर इंच को भी अपना किस में कन्वर्ट कर लिया? मीटर स्क्वायर में। ठीक है। तो ये तो हमारे पास कम आया किससे? 1 स्क्वायर मीटर से। इसी तरीके से हमने यार्ड वाले को कन्वर्ट करा। एक यार्ड में कितना होगा? तो एक यार्ड में हमारे पास होता है 0.836127 स्क्वायर मीटर। इसी तरीके से एक स्क्वायर मीटर को हमने नहीं, ये गलत है, ये स्क्वायर मीटर नहीं है। जो एक ऑप्शन हमारे पास रह गया वो कौन सा है? स्क्वायर फिट वाला। ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्वायर फिट वाला है। अगर हम स्क्वायर फिट को कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास कितना आएगा? 0.0929 स्क्वायर मीटर। इतना हमारे पास हो जाएगा। और एक स्क्वायर मीटर में तो 1 मीटर स्क्वायर हो गई। तो अगर इन सबको कंपेयर करो तो ये सारी की सारी यूनिट 1 से कम है, लेकिन इसमें हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर जो वो सबसे बड़ा है, क्योंकि देखो ये 0.9 है, 0.09, ये 0.8 है, ये 0.0006 है। तो इन सब में अगर आप देखोगे तो 1 जो है वो सबसे बड़ा आ रहा है। ठीक है। तो 1 सबसे बड़ा आ रहा है, तो 1 स्क्वायर मीटर जो है वो हमारे पास इन सब में बड़ी यूनिट होगी।
इसके साथ ही कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है, वो भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि सर एक फिट में जो होते हैं ना हमारे पास वो 12 इंचेस होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है सर्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और हमारे पास 1 इंच जो होता है उसमें कितने होते हैं हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। और 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितने होते हैं सर 10 mm होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये ध्यान रखिएगा जो लेंथ है हमारे पास, लेंथ को आप लोग चाहो तो मीटर में नापो, आप चाहो तो में नापो, आप चाहो तो सेंटीमीटर में नापो, आप चाहो तो फिट में नापो, आप चाहो तो इंचेस में नापो, ठीक है। जिसमें आपका मन करे उसमें आप लोग जो है उसको मेजर कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। तो ये सब लेंथ के ही मेजर करने की यूनिट होती है। तो जब हमने इन सब यूनिट्स को कन्वर्ट करा स्क्वायर मीटर में तो हमने देखा कि सबसे बड़ी यूनिट जो आ रही है वो 1 स्क्वायर मीटर ही आ रही है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारे पास वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्या बोल रहा है हमको, द ऑपरेशन इन विच द डिस्टेंस आर मेजर्ड यूजिंग द चेन और टेप इज कॉल्ड। देखो हम लोग सर्वेइंग में पढ़ने अपना लीनियर मेजरमेंट, चैप्टर का नाम क्या है लीनियर मेजरमेंट। तो इस लीनियर मेजरमेंट में तो हम सर लीनियर ही मेजरमेंट करेंगे, सीधी लाइन है हमारे पास ए और बी, इसकी लेंथ को मेजर करना, या इस तरीके की लाइन है ए बी, ठीक है। ये सब लीनियर ही लाइन कंसिडर करी जाती हैं आप लोग की। तो इन सब की लेंथ हमको जो है वो मेजर करनी। तो इसके लिए हम लोग क्या है अपना या तो चेन का सहारा लेते हैं या फिर टेप का सहारा लेते हैं। अब आप कहोगे सर चेन और टेप से भी तो अच्छे इक्विपमेंट है हमारे पास, थियोडोलाइट है हमारे पास, ठीक है, उसका भी हम लोग यूज करते हैं। या फिर आप आगे चलोगे तो और भी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास टैकोमीटर है, तो उन सब का भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग को चेन और टेप पढ़ने हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है कि जो डिस्टेंस का हम लोग मेजरमेंट करते हैं चेन और टेप से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है, क्या बोलेंगे इसको, ओडोमीटर मेथड बोलेंगे, पेसिंग बोलेंगे, या फिर हम लोग इसको पीडोमीटर मेथड बोलेंगे, या फिर हम लोग जो है अपना चेनिंग बोलेंगे। तो याद रखना जब चेन और टेप की हेल्प से हम लोग लीनियर मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपना चेनिंग बोलते हैं। क्लियर है। फिर सर ये ओडोमीटर क्या है, पेसिंग क्या है, पीडोमीटर क्या है, तो ये सुन लो। देखो आपने सबने गाड़ी में देखा होगा या फिर बाइक में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास इस तरीके का मीटर होता है। एक तो वो होता है जो स्पीड को बताता है, ठीक है, ये देखो ये स्पीड को बता रहा है। तो जो स्पीड के बारे में बताता है कि गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है, 40 है 60 है, तो वो तो हो जाता है सर हमारे पास स्पीडोमीटर। लेकिन वो जो हमें ये बताता है कि गाड़ी कितनी चल गई, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ होता है हमारे पास, यहाँ पे आती है रीडिंग गाड़ी कितनी चल गई, तो वो हमको कौन बताता है ओडोमीटर। तो इसलिए हमारे पास दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पीडोमीटर भी और ओडोमीटर भी। अब इस ओडोमीटर काम किसके आता है सर, डिस्टेंस को मेजर करने के, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्पीडोमीटर की तो वो किस लिए काम आता है, स्पीड के मेजरमेंट के लिए, ठीक है। पेसिंग की बात करें सर, पेसिंग क्या होता है, तो पेसिंग होता है कई बार आप लोगों ने देखा हो कदमों से जो नापते हैं, कदमों से नापते हैं इस तरीके से कि हम लोग कितने कदम चले एक एक, ठीक है। तो वो जो हम लोग नापते हैं उसको बोलते हैं पेसिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा, सबकी सब इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके की कुछ हमारे पास चेन होती है, ये एक मैट्रिक चेन है, याद रखिएगा। और जो मैट्रिक चेन होती है आप लोग की वो 2 तरीके की होती है, 20 मीटर की होती है और एक आप लोग की 30 मीटर की होती है। लेंथ वाइज हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं कि कितनी उसकी लेंथ है। 20 मीटर की चेन है तो उसको 20 मीटर का बोलेंगे, 30 की है तो 30 मीटर की मैट्रिक चेन हो जाएगी, राइट। इसके साथ ही हम लोग बात करें हमारे पास कुछ और टाइप की चेन होती है, जैसे मैट्रिक चेन है, या फिर हमारे पास एक इंजीनियरिंग चेन होती है। इसकी बात करें तो इसकी लेंथ होती है हमारे पास 100 फीट। वैसी गंटर चेन होती है, गंटर चेन की बात करें तो ये हमारे पास होती है 66 फीट की। इसी तरीके से रिवेन्यू चेन होती है, ये कितनी होती है हमारे पास 33 फीट की। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सी चेन की लेंथ कितनी होती है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि चैनिंग क्या होता है आप लोग का। चैनिंग होता है जो हम लीनियर मेजरमेंट लेते हैं अपना टेप और चैन की हेल्प से। या तो हम टेप की हेल्प से लेंगे सर, या फिर हम किसकी हेल्प से लेंगे, चैन की हेल्प से लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंड इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर मार्किंग डायरेक्ट मेजरमेंट फॉर वर्क ऑन ऑर्डिनरी प्रिसीजन। अ चैन कैन बी यूज्ड फॉर हाई प्रिसीजन और टेप कैन बी यूज्ड। यानी कि सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि अगर हमें ऑर्डिनरी प्रिसीजन रखना है तो हम लोग अपना मेजरमेंट कर लेते हैं, बाकी आपको हाई प्रिसीजन रखना है तो आप टेप का यूज कर लेते हो, ठीक है। और वैसे भी हम लोगों से पूछता भी है वो एक क्वेश्चन के, जब हम लोग डिफरेंट टाइप की लाइंस पढ़ते हैं, जो बेस लाइन होती है उसके मेजरमेंट के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो उसका आंसर होता है इनवर्ट टेप, ठीक है। तो वो पूछा गया क्वेश्चन है, उसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखो जो चेन होती है ना, इसके कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये पार्ट जो होता है इसको हम लोग लिंक बोलते हैं, ये तो इसको हम लोग लिंक बोल दिया। ये स्मॉल है, लेंथ कम है तो स्मॉल लिंक बोल दिया। यहीं पे अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो सर हमने इसको क्या बोल दिया, अपना लार्ज लिंक बोल दिया, लिंक लार्ज बोल दिया। ये देखो इस तरीके के हमारे पास ये रिंग बने हुए होते हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिंग बोल दिया।
अब इसको जो लार्ज लिंक थी या स्मॉल लिंक थी या हमारा रिंग था, तो इनको आपस में कनेक्ट करा गया। जो आपस में कनेक्ट करा जाता है उसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं, राइट। ये ध्यान रखना, ये जो हमारे पास ये इसका हैंडल होता है, ठीक है, इस हैंडल में यहाँ पे एक ग्रूव बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हैंडल में एक ग्रूव होता है, वन ग्रूव, ये पूछ सकता है आप लोगों से। बाकी ये कुछ इस तरीके का एक लॉक सिस्टम होता है यहाँ पे बना हुआ। तो इसका अंदर वाला पोर्शन जो होता है उसको कॉलर बोलते हैं, और जो बाहर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग आई बोल्ट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये हमारे पास टैली होती है, ठीक है, जो 5 मीटर के बाद इंस्टॉल करी जाती है। अगर मान लो चैन है आप लोग की सपोज 20 मीटर की है, ठीक है, तो ये हैंडल है, इधर एक ये हैंडल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5-5 मीटर पे इस तरीके से अपना जो है एक टैली को इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमारी एवरी 5 मीटर पे जो है एक ब्रास टैग लगा होता है, जिसको हम लोग इस तरीके की होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना टैली बोलते हैं, ठीक। चलिए, और बाकी आप लोग को वो तो पता ही होगा कि जो चैन होती है आप लोग के पास, अगर ये, चलो यहीं पे देखते हैं, अगर ये चेन है पूरी, तो एक पर्सन यहाँ पे होगा जिसको आगे पकड़ के चल रहा होगा सर्वे की डायरेक्शन में, और एक पर्सन वो होगा जो इसको फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। तो जो आगे चल रहा है, जिस डायरेक्शन में सर्वे चल रहा है हमारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीडर, ठीक है। और ये हमारे पास कौन होता है, ये हमारे पास फॉलोवर होता है, ठीक है, जो इसको फॉलो करता है। और कितने हमारा मेजरमेंट लिया गया, तो वो कितने नंबर ऑफ पैग इसने कलेक्ट करे हैं, नंबर ऑफ पैग कह दो या नंबर ऑफ एरो कह दो, जितने इसने कलेक्ट करे हैं हमारे किसने, फॉलोवर ने, उतनी हमारे पास क्या होती नंबर ऑफ चैन होती हैं। अब मान लो कि इसके पास कितने पैग मिले, इसके पास मिले सपोज 5 पैग मिले, ठीक है, 5 एरो मिली, राइट, 5 एरो मिली। तो 5 एरो मिली तो इसका मतलब हमने कितनी बार चैन को मेजर करा, 5 बार। अब एक चैन की लेंथ कितनी मानी थी हमने, 20 मीटर। तो इस तरीके से हमने टोटल मेजरमेंट कितना लिया, 100 मीटर का। इस तरीके से हम लोग अपना इसको इजीली देख लेते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेकिंग डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट के लिए हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, इनमें से वो बताना है। तो देखो, स्पीडोमीटर किसके बारे में बताता है सर, स्पीड के बारे में, अभी मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। इसके बाद चैनिंग हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमारे पास चैनिंग है जो इन सब में मोस्ट एक्यूरेट मेथड है। बाकी सारे हमारे पास जो है वो लीनियर मेजरमेंट के लिए ही यूज करे जाते हैं, ये हमारा स्पीड के लिए करा जाता है। और इन सब में अगर बात करें तो चैन जो है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बाकी चैन आप लोग को भाई फिर से वही ध्यान रखनी, एक आप लोग के पास मेट्रिक चैन हो गया, ठीक है, एक आप लोग के पास इंजीनियर चैन हो गया, एक आप लोग के पास गंटर चैन हो गया, ठीक है, और एक आप लोग के पास जो है वो रिवेन्यू चैन हो गया। रिवेन्यू कितने का होता है सर, 33 फीट का होता है, याद रखिएगा। गंटर चैन कितने का होता है सर, 66 फीट का होता है। देखो, ये चीज़ें ऐसी होती हैं, आप इनको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम्स, उतना ज़्यादा याद रहेंगी। अगर आप इनको रिवाइज नहीं करोगे, बार बार रिवाइज करोगे, तो आराम से याद हो जाएंगी। तो इसलिए मैं इनको बार बार करा देता हूँ, ठीक है। इंजीनियर चैन की बात करें तो कितने की होती है सर, 100 फीट की होती है। मैट्रिक चैन की बात करें तो कितनी होती है सर, एक 20 मीटर की होती है, और एक हमारे पास 30 मीटर की होती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग अपना जो है वो एक्चुअल या फिर स्टैंडर्ड लेंथ भी बोलते हैं डिज़ाइन की। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उस समय बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक। चलो, तो इसका तो मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या बोल रहा है, फॉलोइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग द मिनिमम नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेशन। देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात कर रहा है वो। तो हमको पता है सर, सर्वेइंग के हम लोग दो प्रिंसिपल पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है सर, पहला होता है हमारे पास वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, होल टू पार्ट, पहला ये रहता है हमारे पास। और दूसरा क्या होता है, यानी कि दो पॉइंट की हेल्प से हम लोग एक तीसरे पॉइंट को स्टैब्लिश करते हैं। अगर ये ए और बी है तो इसकी हेल्प से हमने तीसरा पॉइंट सी को स्टैब्लिश करा है। तो ये दूसरा प्रिंसिपल होता है। पहला प्रिंसिपल होता है कि सर कोई कॉम्प्लेक्स सा एरिया था, इसको कैलकुलेट करना बहुत टिपिकल था, तो हमने क्या करा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो अपना ब्रेक डाउन कर लेते हैं इस तरीके से, जिससे हमारा इसका एनालिसिस क्या हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है। तो हमारे पास यहाँ पे बात कर रहा है कि हमें स्टैब्लिश करना है न्यू स्टेशन। तो न्यू स्टेशन को स्टैब्लिश करने के लिए हमारे पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 2 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी पूछा 2024 में पूछा हुआ था एसएससी जेईई प्री में। ये देखो, हमारे पास जो कितने प्रिंसिपल होते हैं, दो, वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और एक होता है फिक्सिंग न्यू स्टेशन या न्यू पोजीशन ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स की हेल्प से, ठीक है। ये कुछ आप देख सकते हो, कुछ कॉम्प्लेक्स सा एरिया था, हमने उसको सिंपल एरिया में अपना कन्वर्ट कर लिया, और हमने क्या करा, 2 पॉइंट्स की हेल्प से अपना एक पॉइंट को स्टेब्लिश कर दिया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें बोल रहा है इफ डी, स्मॉल डी क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल के स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू क्या है, डी है।
एन क्या है सर? एन है हमारे पास नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन इन वर्नियर स्केल। एन जो है हमारे पास वो स्मॉल डिवीजन है किसका? वर्नियर स्केल का। तो हमें लीस्ट काउंट बताना है थियोडेलाइट का कितना होगा हमारे पास, इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला। किस फॉर्मूले से हम लोग लीस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं? अब देखो यहाँ पर भले ही उसने थियोडेलाइट बोला है, बट हमारे पास जो वर्नियर स्केल होती है, उस वर्नियर स्केल का हम लोग लीस्ट काउंट अपना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग सुनो थियोडेलाइट क्या होता है। तो थियोडेलाइट हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम लोग लीनियर एज वेल एज एंगुलर, लीनियर एज वेल एज एंगुलर दोनों तरीके के मेजरमेंट हम लोग इससे ले पाते हैं। यानी कि लेंथ को तो हम मेजर कर ही पाएंगे, साथ साथ हम लोग एंगल को भी मेजरमेंट इससे कर पाते हैं थियोडेलाइट से। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिट नॉन ट्रांजिट, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन में लीस्ट काउंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखो जो हमारे पास वर्नियर स्केल होती है, वर्नियर स्केल का काम क्या होता है? सबसे पहले हमारे पास मेन स्केल होगी। ठीक है, मेन स्केल होगी। इस मेन स्केल का जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है मेन स्केल का, उस फ्रैक्शनल पार्ट को रीड करने के लिए हम लोग अपना जो है वो वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। अब ये क्या बात हुई सर? अगर मान लो ये मेन स्केल है, 0 1 2 3 ऐसा करके कुछ भी लिखा हुआ, अब मान लो कोई रीडिंग आ रही है यहाँ तक कोई रीडिंग आ रही है, तो सर 0 से 1 तक तो पूरा 1 आई गया, लेकिन इस पार्ट को कैसे रीड करें? इतना मेन स्केल का जो 1 से 2 के बीच का पार्ट है, जो इसका फ्रिक्शन पार्ट है, इसको कैसे रीड करें? तो इसको रीड करने के लिए हम लोग अपना किसका यूज करते हैं? वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सर वर्नियर स्केल क्या होती है, मतलब मेन स्केल का जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमको रीड आउट करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने एक स्केल बनाई हुई है, अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज ये हमारे पास क्या है? मेन स्केल है। तो मेन स्केल का ही कुछ हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो ये हमारे पास रीडिंग किसकी आई, सपोज 1, ये 0 ही है, 1 2 3, इस तरीके से हमारे पास 4, ये जो हमारे पास रीडिंग है वो किसकी है? वर्नियर स्केल की। तो 0 से 1 तक की जो रीडिंग है, एक जो आप लोग का काउंट होता है मेन स्केल का, जो एक काउंट होता है, ये देखो मेन स्केल का जो एक काउंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना 1 डिवीजन। जो 0 से 1 तक का जो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं अपना मेन स्केल का, जो ये हमारे पास 1 डिवीजन है, इसको हम लोग मेन स्केल का लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वर्नियर स्केल में जो 0 से 1 तक का रीडिंग है, ये हमारे पास लीस्ट काउंट हो जाता है किसका? वर्नियर स्केल का। लेकिन जब हमारे पास मेन और वर्नियर स्केल कंबाइन लगी होती है, तो उसका लीस्ट काउंट जो होता है हमारे पास वो ये होता है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये वाला जो गैप है, क्योंकि यहाँ तक जो रीडिंग थी वो किसकी थी? मेन स्केल की। ये किसकी थी? वर्नियर स्केल की। जो कंबाइन लीस्ट काउंट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे सर? इसको निकालेंगे हम लोग मेन स्केल के 1 डिवीजन की रीडिंग माइनस के जो वर्नियर स्केल है उसके 1 डिवीजन की रीडिंग। इस तरीके से तो हम लोग अपना लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने अपना लिस्ट काउंट निकाला, 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस के 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो कितना हो जाएगा सर? अगर आप लिस्ट काउंट निकालोगे तो मेन स्केल का 1 डिवीजन अगर हमने एस माना है, वर्नियर स्केल का कितना माना? वी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये हमको अच्छे से पता। और बाकी हमारे पास डिफरेंट टाइप के वर्नियर होते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट वर्नियर की बात करें, तो डायरेक्ट वर्नियर में हमें पता है एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एन माइनस 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल होता है। ये हमारा डायरेक्ट वर्नियर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं वर्नियर स्केल की, तो कितना आ जाएगा? n-1 डिवाइडेड बाई एन इंटू एस। ये आ जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो मेरे को क्या निकालना था सर? मेरे को तो लीस्ट काउंट निकालना था, जो कितना हो जाएगा? मेन स्केल की रीडिंग माइनस के वर्नियर स्केल की। तो मेन स्केल की कितनी आ गई? एस, और वर्नियर स्केल की डायरेक्ट वर्नियर अगर मैं कंसिडर करूं तो कितना जाएगा? n-1 अपॉन एन इंटू एस। तो ये वैल्यू रख दी मैंने वी की। तो जब मैं इस सबको सोल्व करूंगा तो यहाँ से मेरे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा कि हमारे पास 1 डिवीजन ऑफ कितना आ जाएगा? मेन स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर स्केल। इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? क्वेश्चन में बोला कि मेन डिवीजन जो है, मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है उसकी रीडिंग हमारे पास डी है, और जो नंबर ऑफ डिवीजन है वर्नियर में वो कितने? एन। तो हमारे पास लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? डी अपॉन एन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? डी अपॉन एन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है एस अपॉन एन, लेकिन इन्होंने जिसको हमने एस बोला इन्होंने उसको क्या बोल रखा? डी बोल रखा है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी इन्होंने लिख के दी हुई है डेफिनेशन, जो मैंने आप लोग को बोला है, देख लो एक बार अगर देखना चाह रहे हो। यहाँ पर बोला दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, यानी मेन स्केल का 1 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग अपना लीस्ट काउंट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि 20 चैन इज इक्वल टू, 20 चैन जो है वो कितने फरलोग के इक्वल होती है। अब ये क्या है सर फरलोग, तो फरलोग क्या है हमारे पास, ये भी एक तरीके का लीनियर लेंथ का ही मेजरमेंट है, या बोलो लेंथ की रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। लेंथ से अच्छा रहेगा कि आप इसको बोलो कि ये हमारे पास जो चैन की रिप्रेजेंटेशन है, किसकी रिप्रेजेंटेशन है, चैन की, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ चैन होती है उनको, जब नंबर ऑफ चैन हमारे पास लीनियर मेजरमेंट बहुत लंबा रहता है तो उस बहुत सारी नंबर ऑफ चैन आती है, तो उनको हम नंबर ऑफ चैन को फरलोग में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बात करें हम लोग कि अगर हमारे पास जो है, इसको ऐसे सुनो, हमारे पास अगर 10 चैन है तो 10 चैन अगर कहीं पे हो गई है तो उसको 1 फरलोग बोल देते हैं, 1 फरलोग, याद रखिएगा, फरलोंग एक्चुअली में। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 20 चैन होंगी तो हमारे पास कितने फरलोंग हो जाएंगे, 2 फरलोंग हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके जब हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे 100 चैन का मेजरमेंट आपने ले लिया सपोज, तो 100 चैन तो बहुत ज़्यादा, कि 100 चैन बोलने से बेहतर होता है कि हम उसको कितना बोल देते हैं कि 10 फरलोंग है। रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट करने के लिए हम लोग इस यूनिट का यूज करते हैं, किसका, फरलोंग का। तो 20 चैन के लिए हम लोग किसने का यूज करते हैं, 2 फरलोंग का यूज करते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, 1 चैन जो होती है वो फरलोग के इक्वल होती है। बाकी ये यूनिट जो मैंने आप लोगों को बताई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 1 फीट जो होता है वो हमारा 12 इंच के इक्वल होता है, 1 इंच जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 10 mm के इक्वल होता है। ठीक, बाकी यहाँ पे भी दिया हुआ है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे पास 1 माइल अगर है, ठीक है, माइल भी लेंथ की ही यूनिट होती है, 1 माइल अगर है तो 1 माइल में हमारे पास 10 घंटर चैन आती हैं। कितनी चैन आती हैं, 80 घंटर चैन आती हैं, और 1 घंटर चैन की जो है वो कितनी लेंथ होती है, तो हमें पता है 66 फीट होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा कि 1 माइल में कितने फिट होते हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल आप लोगों का निकल करके आ जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, आप अपना आंसर चूज कर लेना। द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम इन इंडिया फॉर एंगुलर मेजरमेंट इज, एंगुलर मेजरमेंट में जो हमारे पास मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम होता है वो कौन सा होता है। देखो हमने लेंथ में भी अपने सिस्टम पढ़ते हैं, यूनिट में भी सिस्टम पढ़ते हैं, एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई सिस्टम हो गया, या फिर हमारे पास एमकेएस सिस्टम है, ठीक है, एमकेएस सिस्टम एक होता है, एक हमारे पास सीजीएस होता है, सीजीएस सिस्टम होता है, ये सब यूनिट के सिस्टम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करें एंगल की, तो जब आप एंगल का मेजरमेंट लेते हो तो आपने देखा होगा, लिखते हो 45 डिग्री, या फिर आप लोग लिखते हो 60 डिग्री, या फिर आप लोग लिखते हो 90 डिग्री, या कुछ एंगल ऐसे होते हैं, सपोज हमारे पास है 75 डिग्री और हमारे पास 2 मिनट और 1 सेकंड का, इस तरीके से भी आप लोगों ने एंगल का मेजरमेंट देखा होगा। सबसे बड़ी डिग्री होती है, फिर मिनट होता है, फिर हमारे पास सेकंड होता है, और हमें ये भी पता है सर 1 डिग्री में जो होते हैं वो कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और सर 1 मिनट में जो होते हैं वो 60 सेकंड होते हैं, ये सब भी हमको पता है। तो ये जो सिस्टम आप पढ़ते हो ना, डिग्री हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ये सब एंगल का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये जो एंगल का रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग अपना एंगुलर मेजरमेंट बोले, या फिर एंगुलर जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग अपना एंगल की यूनिट में इस तरीके से लिखते हैं। तो ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम का नाम होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं, और ये हमारा यूज करा जाता है जैसे इंडिया में यूज होता है, यूएसए में यूज होता है, इन कंट्रीज में आप लोग का जो है वो यूज होता है। इसरो में पूछा गया क्वेश्चन है, देखो जो सेक्साजेसिमल सिस्टम है हमारे पास वो इंडिया में यूज होता है, यूनाइटेड स्टेट में यूज होता है, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन में यूज होता है, यहाँ पे ही आप लोग का यूज होता है। बाकी आप लोग का सेंटिसिमल सिस्टम भी होता है, आवर सिस्टम भी होता है, ये सब आप लोग के एंगुलर मेजरमेंट के ही सिस्टम है। बाकी मैंने आपको बताया जो सेक्साजेसिमल जो हमारा यूज होता है इंडिया में, जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल है तो कितने का होगा, 90 डिग्री का, तो सर हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। वैसे ही हमारे पास 1 डिग्री है तो उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने होते हैं, हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये वही है, कुछ और नहीं है, हमको ऑलरेडी पता होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पास क्या बोल रहा कि लोकेशन सर्वे आर यूज्ड फॉर, जो हमारा लोकेशन सर्वे होता है वो हमारा किस लिए यूज होता है, कलेक्टिंग प्रिसाइज डेटा, सेटिंग आउट द वर्क ऑन द ग्राउंड, डिटरमाइनिंग द रफ कॉस्ट, या डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द एरिया, किस लिए आप लोग यूज करते हो लोकेशन सर्वे को। देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सर्वे होते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो है टोपोग्राफिकल सर्वे होता है, इंजीनियर सर्वे होता है, कैडिस्ट्रियल होता है, हाइड्रोग्राफिक होता है, एस्ट्रोनॉमिकल होता है, और जियोलॉजिकल सर्वे होता है। तो जो टोपोग्राफिक सर्वे होता है, टोपोग्राफिक सर्वे होता है हमारा
कोई भी जो नेचुरल स्टेटा है या कोई भी मैन मेड फीचर है उसका हमें सर्वे करना है, ठीक है। कोई भी जो डिटेल्स आपको शो हो रही हैं टोपोग्राफी पे, मान लो आप किसी ग्राउंड के अंदर गए तो वहाँ पे क्या बना हुआ, कोई ऊंची जगह है, कोई नीची जगह है, कोई छोटा सा घर बना हुआ, वो सब कुछ हम शो करते हैं वो अपना टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंजीनियरिंग सर्वे होता है, लाइक किसी डैम के लिए करना है, हाईवे के लिए करना है, कैनाल के लिए करना है, तो वो सब आप लोग का कौन सा होता है, वो सब आप लोग का जो है वो आपका इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर आता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कैडिस्ट्रियल, कैडिस्ट्रियल सर्वे होता है कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ग्राउंड पे, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज का अगर सर्वे करना है हमें तो वो हमारा कैडिस्ट्रियल सर्वे के अंदर आता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे रिलेटेड होता है वाटर बॉडीज से, लाइक रिवर है, लेक है, सी है, तो इन सब से रिलेटेड होता है हमारा हाइड्रोग्राफिक। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है आप लोग का, जो आप लोग की एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं, यानी कि हमें मान लो अर्थ के रेस्पेक्ट में मून की पोजीशन देखनी, सन की पोजीशन देखनी, या किसी स्टार की पोजीशन देखनी, तो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो हम लोग अपना देखते हैं, ठीक है, या फिर ये सारी चीज़ें जो मेन रेस्पेक्ट जो वो होता है एमएसटी वगैरह जो होता है, टाइम वगैरह जो होता है, वो सब हमारा इसी के अंदर आता है। एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल सर्वे में हम लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो अर्थ के स्टेटा के बारे में। अगर ये अर्थ है तो इसके नीचे जब आप जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेटा आते हैं, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो हम लोग कलेक्ट करते हैं अपना जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर, राइट। तो यहाँ पे जो टोपोग्राफिकल सर्वे अगर आप देख रहे हो तो वो नेचुरल या मैन मेड फीचर्स है, तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों को किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। तो जो लोकेशन सर्वे होता है वो आप लोग का लैंड या ग्राउंड के लिए ही होता है, जिसमें हम लोग सेटिंग आउट करते हैं वर्क ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जिसमें हम लोग अपना जो सर्वे करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, ग्राउंड पे करते हैं। तो लोकेशन सर्वे ग्राउंड से रिलेटेड है, लाइक टोपोग्राफी, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो लोकेशन सर्वे उससे रिलेटेड कुछ दिया हुआ है। लोकेशन सर्वे आर यूज फॉर सेटिंग ऑफ द वर्क ऑन द ग्राउंड, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है इट इज यूज टू अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी लाइन। जो प्रॉपर्टी लाइन है उसकी लोकेशन पता करना, बिल्डिंग एंड एनी अदर जो हमारे पास इंप्रूवमेंट्स हुए उन सब की, ठीक है, जो भी हमारे पास ग्राउंड पे है उसकी एक तरीके से टोपोग्राफी ही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ अ कंट्री। किसी भी एक कंट्री के लिए जो इकोनॉमिकली जो इंपोर्टेंस रखता है इनमें से कौन सा सर्वे रखता है। लैंड सर्वे होता है सर, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, एरियल सर्वे होता है, या हमारे पास डिफेंस सर्वे होता है। तो देखो किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है वो हम लोग किससे देखते हैं, अपना जियोलॉजिकल सर्वे से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आपको लैंड सर्वे मैंने बता दिया टोपोग्राफी में, एरियल सर्वे आप लोग का फोटोग्रामेट्री में आता है, ये ध्यान रखिएगा। और डिफेंस सर्वे आप लोग को पता ही है मिलिट्री से रिलेटेड होता है, ठीक है, आर्मी वगैरह से, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो लैंड सर्वे की अगर हम लोग बात करें तो लैंड सर्वे एक तरीके का आप लोग का कैडिस्ट्रियल सर्वे ही है, जो आप लोग का रिलेटेड होता है बाउंड्री से। किसी भी कंट्री की अगर आप देखोगे तो जो हम बाउंड्री वगैरह देखते हैं अपना, क्या दिया हुआ है इन्होंने यहाँ पे दिया, दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट स्टेटा इन द अर्थ क्रस्ट। जियोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड फॉर इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ कंट्री। कंट्री की इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के लिए हम लोग जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं। भाई इसका तो देखो एक ही रीजन हो सकता है कि जो हमारी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो हमारे इसके पीछे का रीजन होता है जो मिनरल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कहीं पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है, कहीं पे यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, कहीं पे सिल्वर बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे पास जो है मिनरल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो जिस कंट्री में जिस चीज़ मिनरल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी तो भाई वो कैसे पता चलेगा, जियोलॉजिकल सर्वे से पता चलेगा। तो इसलिए उस कंट्री की जो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंड कर सकती है हमारी जियोलॉजिकल सर्वे के, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। बाकी जो आपका लैंड सर्वे है वो रिलेटेड है आप लोग का बाउंड्री से, इसको हम लोग कैडिस्ट्रियल सर्वे भी बोलते हैं। और जो एरियल सर्वे है वो हम लोग हेलीकॉप्टर वगैरह से करते हैं अपना, जो फोटोग्रामेट्री में हमारा करा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्वे इज नॉट बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। ठीक है, इनमें से कौन सा है, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, नॉट बेस्ड, उसने बोला कौन सा डिपेंड नहीं करता है किस पे, जो हमारा नेचर है सर्वे फील्ड की, फील्ड सर्वे की, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक बिल्कुल डिपेंड करता है भाई, वाटर बॉडी, ठीक है, कैसी है डिपेंड करेगा ना, आप लोग का नेचर क्या है, वाटर है तो वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे कैटेगरी में जाएगा। बाउंड्री का कर रहे हो आप लोग, कैडिस्टल में आ जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल आप कर रहे हो, पोजीशन देख रहे हो कि कहाँ पे कौन सा प्लेनेट है, किस प्लेनेट की पोजीशन क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो आपका एस्ट्रोनॉमिकल आ जाएगा। लेकिन जो आप लोग का जियोलॉजिकल सर्वे है, ठीक है, ये नेचर ऑफ फील्ड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि अर्थ के अंदर क्या स्टेटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा।
सर्वेइंग की बात करें हम लोग, सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट की, तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे होते हैं वो ध्यान रखिएगा। चैन सर्वे हमारा लीनियर मेजरमेंट के लिए करा जाता है। कंपास सर्वे हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट के लिए, अब डायरेक्शन के लिए बोल सकते हैं, उसके लिए मेजरमेंट करा जाता है। लेवलिंग जो है हमारे पास, वो हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस में देखते हैं डेटम के रेस्पेक्ट में, उसके लिए यूज करा जाता है। प्लेन टेबल आप लोग का प्लान और मैप को प्रिपेयर करने के लिए यूज करा जाता है। जो थियोडोलाइट होता है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल को मेजर करता है, साथ में डिस्टेंस को भी। जो टैकोमीटर होता है आप लोग का, वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। जो फोटोग्राम होता है आप लोग का, वो फोटोग्राफ ऑफ एरिया लेता है। और जो आप लोग का जो है ट्रेंगुलेशन है, वो एरियल सर्वे के अंदर आता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आप लोग को जो है वो ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी देख सकते हो, सर्वे बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ फील्ड, जो नेचर ऑफ फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, फील्ड का क्या नेचर है। टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो टोपोग्राफिकल सर्वे हो जाएगा। बाउंड्री ले रहे हैं तो कैडिस्ट्रियल हो जाएगा। वाटर रिलेटेड है तो हाइड्रोग्राफिकल या मेराइन सर्वे हो जाएगा। और जो आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी की बात कर रहे हो, अर्थ और सन, इन सब की बात कर रहे हो, तो वो आप लोग का एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें सर्वे का, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंजीनियरिंग सर्वे हो गया तो प्रॉपर डैम वगैरह हो गया, कोई रोड हो गया, कोई ब्रिज हो गया, उस सब के लिए करा जाएगा। मिलिट्री वाला हो गया, और जो आप लोग का माइन वाला हो गया, ठीक है, और जियोलॉजिकल सर्वे हो गया। तो ये सब जो हमारे वो पर्पज के लिए है कि हम लोग किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा है किसका कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, किसका हम लोग सर्वे कर रहे हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ हमारा पर्पज क्या है। ठीक है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए हमारा जो है इस कैटेगरी के अंदर नहीं आता नेचर वाली, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्वे आप लोगों को प्रॉपर पर्पज होगा, डिफाइन होगा, मिलिट्री वाला भी, माइनिंग वाला भी, और जियोलॉजिकल वाला भी। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो ये 10 क्वेश्चन ही रखते हैं, बाकी इसके आगे क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग देख लो, अगर आपका कोई भी एग्जाम है, क्वेश्चन में और भी लेकर आया था, फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अपना, अगर आपको कंप्लीट थ्योरी करनी है मेरे साथ जुड़ करके, तो हमारा कोर्स है कॉन्सेप्ट कोर्स, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आप लोग को ये मिल जाएगा। वहीं पे अगर आपको रिवीजन करना है ट्रिक्स के साथ अपना, आपने पहले कहीं से भी थ्योरी पढ़ रखी है और आपको ट्रिक्स वगैरह और रिवीजन करना, फील्ड लैब टेस्ट सब कुछ आपको चाहिए, तो आप सिविल मास्टरमाइंड कोर्स को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। और बाकी अगर आपको सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपने कहीं से थ्योरी करी है, आपको सिर्फ क्वेश्चन चाहिए प्रीवियस ईयर के, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है, तो आप सुदर्शन बैच को जो है एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है।